Hello students, welcome to the Akshay classroom. Now we'll start probability. Okay. प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि यदि कोई भी आउटकम आपका आ रहा है तो वो आपको पहले से ही पता नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो उस पर हेड और टेल कोई भी आ सकता है, तो इस टाइप से ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं कि किसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे, जब उसमें एक से ज्यादा आउटकम हो। ठीक है, और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। ओके, जो भी बताया वही है। जैसे कॉइन को टॉस किया, ये हो गया। डाइस को रोल किया, ये हो गया। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड को निकालना, ये आपके सब रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए। ठीक है, नाउ अब आउटकम्स क्या होंगे और सैंपल स्पेस क्या होता है। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, तो ये आपके हेड आना टेल आना ये आउटकम है। डाइस को थ्रो किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ये आपके आउटकम हो गए। और सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे कि कंप्लीट सेट ऑफ कंप्लीट आउटकम्स, उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो जितने भी आपके आउटकम आ सकते हैं उनसे जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे डाइस को हम रोल करते हैं तो उस पर जो आउटकम क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका एक कंप्लीट सेट ये क्या कहलाएगा, आपका सैंपल स्पेस। ओके, एक कॉइन को टॉस करें और एक डाइस को रोल करें, तो कॉइन को टॉस करने में क्या हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और डाइस को रोल किया तो उसमें आउटकम ये हो सकता है। तो एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं और एक डाइस को रोल कर रहे हैं एक साथ, तो आपके जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं कि कॉइन पर टेल आ जाए, फिर इस पर क्या आ जाए, डाइस पे 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, ऐसे ही 6 आ जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है कि कॉइन पर हेड आ जाए, फिर इस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ जाए। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे टोटल, 12 आउटकम होंगे। तो ये सैंपल स्पेस आपका हो गया, जब एक कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को रोल किया, तो टोटल 12 आउटकम्स होंगे, 2 × 6। आगे बात समझ में। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट सिंपली इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, इवेंट। जैसे मैं बोलूं कि कोई इवेंट डिफाइन किया कि एक डाइस को रोल करने पे आपका आउटकम इवन नंबर आए, तो ये आपका ये जो सैंपल स्पेस है इसका सबसेट है, तो ये आपका एक इवेंट हो गया। ऑड नंबर आना ये भी इवेंट हो गया, प्राइम नंबर आना वो भी एक इवेंट हो गया। तो ऐसे अलग अलग इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे बात समझ में। नाउ ठीक है, अब आता है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है कि वो कभी भी हो ना। मतलब हम इसमें बोले कि डाइस को रोल करने पे आउटकम 7 आ जाए, तो वो क्या होगा आपका इम्पॉसिबल इवेंट। डाइस को आपने रोल किया, उस पर इवन नंबर आ जाए या फिर ऑड नंबर आ जाए, तो ये आपका एक श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि इवन नंबर आना ये हो गया 2 4 6, और ऑड नंबर आना क्या हो जाएगा 1 3 5। तो ये आपका ऑड और इवन आना ये आपका पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, श्योर इवेंट। ओके, नाउ सिंपल इवेंट क्या होता है, सिंपल सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो। सैंपल पॉइंट का मतलब वही होगा, आउटकम्स बोल दो या फिर सैंपल 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 इवेंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, सॉरी, जैसे हमने बोला था ना आउटकम आना। ठीक है, या फिर सैंपल पॉइंट भी चलो देख लेते हैं। सैंपल पॉइंट और सैंपल पॉइंट, जैसे कोई एक ही पर्टिकुलर आउटकम है, इसमें बोले कि हम इवन प्राइम नंबर आ जाए, तो ये आपका एक सैंपल पॉइंट हो गया। ओके, इसी को हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसमें एक ही आउटकम आए। ठीक है, अब कंपाउंड इवेंट क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। तो जैसे इसमें एक से ज्यादा आउटकम्स है, 2 4 6 3 आउटकम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, और ये आना आपका सिंपल इवेंट हो गया। ठीक है, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो या एक ही आउटकम हो। ओके, नाउ एलजेब्रा ऑफ इवेंट कैसे चलेगा, जैसे हम सेट में पढ़ते हैं ए यूनियन बी, उनका डिफरेंस, उनका एडिशन जो भी है सब यहाँ पर, उनका कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम सेट में पढ़ते हैं वैसे यहाँ इवेंट के लिए भी चलेगा। ठीक है, इसको हम सेट से रिलेट करेंगे।
ठीक है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई इवेंट ए है तो ए डैश इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, या इसको कहीं कहीं हम ए बार करके भी बताते हैं, ठीक है। तो कोई आपका इवेंट ए, ये आपका सैंपल स्पेस है। जैसे मैं डाई को रोल करूं तो उस पर आउटकम क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका पूरा सैंपल स्पेस कवर करेगा ये रेक्टेंगल से, ठीक है। और ए इवेंट डिफाइन कर दिया कि नंबर इवन है, तो मतलब ये हो गया 2 4 6 और बाहर क्या आ जाएगा 1 3 5। तो ये इवेंट ए हो गया कि आउटकम इज इवन नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश आपका हो जाएगा 2 4 6 के अलावा, मतलब सैंपल स्पेस में से ए को हटा दो, ए वाले एलिमेंट हटा दो तो आ गया 1 3 5, या फिर सिंपली इसको सैंपल इवेंट सैंपल स्पेस माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। या सेट से हम देखें तो ये आपका इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, बाहर वाला रीजन, ठीक है। तो बाहर वाले रीजन में पॉइंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सेट से रिलेट करें तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है हमारा भाई, ये ए होता है, ये बी है, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी, मतलब इसमें ध्यान से सुनिएगा, ए और बी है तो ये कहलाएगा ओनली ए वाला रीजन, ये कहलाएगा ओनली बी वाला, और ये कौन सा कहलाएगा, जहां पर ए और बी दोनों हो रहे हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि एक तो होगा साथ ही साथ दोनों भी होंगे, मतलब ये वाला पोर्शन दोनों के लिए, और ये ओनली है ओनली बी, ठीक है। अब ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बहुत ही सिंपल कि ए और बी है ये, तो ए दोनों एक दोनों हो, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, दोनों का जो कॉमन है, ठीक है। अब इसमें और भी देख सकते हैं हम, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब ए के वो सारे एलिमेंट हमें लेना है एक्सेप्ट ए में जो बी के ए वाले, ए माइनस बी, या ऐसे हम बोले ए बट नॉट बी, मतलब ए की यदि हम बात करें तो ए में तो ये पूरा आ रहा है, ठीक है। बट ए बट नॉट बी का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये वाले एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं, तो ए माइनस बी का मतलब यह हुआ कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे होंगे, तो ये वाला पार्ट हमने हटा दिया इंटरसेक्शन वाला, मतलब ओनली ए बात हो गई है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको लिखने का तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के अलावा वाला पोर्शन, और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला पोर्शन आएगा आपका, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, ए माइनस बी या ए नॉट बी, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। अगला केस आता है नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए हो और ना ही बी हो, ए भी नहीं होना चाहिए बी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया बाहर वाला, मतलब ये ए हो है और ये बी है, तो ए डैश इंटरसेक्शन यदि हम बी डैश देखें तो यही आ गया क्या, इसका मतलब नाइदर ए नॉर बी, और इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे बोलो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पी हटा दो, प्रोबेबिलिटी की अभी बात ही नहीं कर रहे हम, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला रीजन, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसके बाहर वाला रीजन, यही वाला तो हुआ, तो नाइदर ए नॉर बी, या फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे देखो कि सैंपल स्पेस माइनस ए यूनियन बी। क्लियर है। नाउ कुछ अब इवेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है और आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये होता है, सबसे पहले इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे हम कॉइन को टॉस करें तो हेड आने के चांसेस, और तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हम किसको बोलेंगे कि चांस ऑफ अकरेंस आर सेम, सिंपली चांस ऑफ अकरेंस आर सेम। जैसे मैं कॉइन को टॉस किया तो हेड आना और टेल आना दोनों के चांस इक्वल है, बात समझ में आ रही है। एक कॉइन को टॉस किया तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ जाए उसका सेम चांस है। ऐसे 52 प्लेइंग कार्ड्स में से मैं कोई कार्ड निकाले, ये भी सब इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। ठीक है, या फिर हम किसी को भी पर्टिकुलरली किसी को प्रिफर नहीं किया जाएगा, ठीक है।
तो आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया कि इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन यदि सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन नो पर्टिकुलर इवेंट प्रेफरेंस टू अकर इन रिलेशन टू द अदर इवेंट, ठीक है। और दूसरा है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या इसी को हम बोलते हैं डिसजॉइंट, या इसी को बोलते हैं हम इनकॉम्पेटिबल इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट, इनकॉम्पेटिबल इवेंट। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएंगे? जब एक का होना ये बता दे कि दूसरा कभी नहीं होगा, या दूसरे का होना ये बता देगा कि पहला कभी नहीं होना, ठीक है। जैसे हम एक डाइस को रोल करें, उस पर इवन नंबर आए, और दूसरा इवेंट हमने लिया कि उस पर ऑड नंबर आ रहा है, तो E1 और E2 ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। या सिंपली आप बोलो कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए? 5, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना रहे। मतलब यदि इसको हम वेन डायग्राम से समझे तो एक इवेंट ये है E1 और दूसरा इवेंट E2 है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है? मतलब जो भी इवेंट है उनका साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल इम्पॉसिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, नाउ एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट बहुत ही सिंपल, हम ये बोले कि जितने भी आप इवेंट्स ले रहे हो, यदि वो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है तो वो पूरा सैंपल स्पेस के एलिमेंट कवर कर ले। आगे बात समझ में? जैसे मान लो आपके पास कुछ n एलिमेंट्स है, तो E1 E2 ऐसे ही हम En तक चले, तो इन सब का यूनियन क्या आ जाना चाहिए? सैंपल स्पेस। तो मैं आपसे बोलूं कि E1 और E2 सेट ऑफ एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है क्या? सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या E1 और E2? ये एक डाइस को रोल किया तो उसपे आउटकम क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका इनका दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है क्या? तो ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि E3 मैंने कुछ ले लिया ऐसा, 1 2 3 4 ऐसा ले लिया, तो क्या E1 E3 सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या? E1 एंड E3, तो ये तो था। E1 E3 होगा क्या? क्योंकि दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका सैंपल स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि एलिमेंट 5 नहीं आएगा। अब मैं बोलूं आपसे E1 E2 E3 दो तीनों का यूनियन लिया तो 1 से 6 तक आ रहे हैं क्या? मतलब ये आपका हो गया। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस पे ध्यान रखना कि मान लो फेवरेबल आउटकम्स आपके एम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n प्लस n है, ये टोटल हो गए। और मान लो एम जो है वो फेवरेबल आउटकम्स है और n जो है वो अनफेवरेबल है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फेवरेबल अपॉन में टोटल, ये आपकी क्लासिकल डेफिनेशन है। बट इसमें ध्यान रखना कि जितने भी आउटकम्स हो इक्वली लाइकली होगा, तभी ऐसा करेंगे हम। इसमें एक टर्म बिल्कुल ध्यान रखना कि टोटल आउटकम्स मान लो m प्लस n है और सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्यों बोला गया है? जैसे आपसे बोला जाए कि एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं, उस पर आउटकम 1 और 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल आउटकम तो 6 है और फेवरेबल क्या हो गया? 1 और 2, 2 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ऐसा हम कर सकते हैं। और आपसे बोला जाए कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? फेवरेबल तो एक ही केस, मतलब उसी की बात कर रहा हूं मैं, डाइस को रोल किया था। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस है, 6 आउटकम है, सारी इक्वली लाइकली है, और फेवरेबल क्या है आपका? 3, तो एक फेवरेबल, अब टोटल 6, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप तो बोलोगे सर हम इवेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉट 3 एंड 3, मतलब हमें 3 की बात करनी थी ना, तो या तो डाइस पे 3 नहीं आएगा या फिर 3 आएगा, दो ही हो सकता है। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी बोले 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, इसमें कितने हैं? 2। तो ये आंसर आपका गलत है। आंसर तो एक्चुअल में क्या है? 1/6। तो ये आंसर गलत आने का मतलब क्यों, कारण क्या है कि नॉट 3 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, सॉरी 5/6, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है,
इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं, ये नहीं होगी। तो आप तो यदि हम कर लेते तो दुनिया की सभी की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती, तो कोई मतलब ही नहीं मिलता। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये जो है फेवरेबल अपॉन में टोटल, ये कब लगता है? जब आउटकम आपके इक्वली लाइकली हो, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में? यदि हम कर लेते तो हमारा फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है ना। समझ में आ गई बात? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका आईआईटी में एंट्री की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप तो बोलोगे सर हम तो या तो एंट्री नहीं होगी या फिर एंट्री होगी, दो ही चीज हो सकती है। तो एंट्री होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो क्या आपके 50% चांस है क्या? आप खुद समझ सकते हो 50% चांस तो है ही नहीं आपके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एंट्री ना होना और एंट्री होना इक्वली प्रोबेबल नहीं। अच्छा, इक्वली लाइकली या इक्वी प्रोबेबल बोलो, एक ही बात है ना। तो इक्वी प्रोबेबल नहीं है, इसलिए आंसर गलत है। समझ में आ गई बात? नाउ अब कार्ड्स में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पैक ऑफ कार्ड्स में आपके पास पैक ऑफ कार्ड्स, इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके? 52। ठीक है, उसमें 52 में कुछ होते हैं रेड और कुछ होते हैं ब्लैक कार्ड्स, और कुछ कुछ क्या होता है वो आधे आधे, 26 26। ठीक है, अब रेड में दो सेट आते हैं, एक होता है हार्ट, ठीक है, वो कितने कार्ड्स होते हैं? 13। कुछ होते हैं डायमंड, वो होते हैं 13। ब्लैक में आता है आपका स्पेड और क्लब, वो भी 13 होते हैं। ठीक है, रेड कार्ड के अंदर दो चीजें हार्ट और डायमंड, और ब्लैक कार्ड में स्पेड और क्लब। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड आपके कितने होते हैं? वो वाले कार्ड जिन पे फेस बना हुआ, तो वो हो गए आपके। अच्छा, हर एक 13 में क्या क्या होता है? एक एस होता है, फिर दूरी बोलते हैं उसको, दुक्की, तिक्की, चौकी, ऐसे कहाँ तक जाते हैं? बादशाह तक, के तक। तो ऐसे 13 कार्ड्स हैं, ऐसे सभी में 13 कार्ड। यदि आपसे नंबर ऑफ एस बोले तो नंबर ऑफ एसेस 4 होंगे, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब के। ऐसे ही हर एक जो नंबर है, जैसे मैं बोलूँ आपको नंबर 10 के कितने कार्ड्स होंगे, तो वो भी 10 होंगे। एक, सॉरी 10 नहीं, 4 होंगे। 1 2 3 4, मतलब एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का। ठीक है, तो फेस कार्ड, जितने कार्ड्स पे आपको फेस बना होता है, तो वो हो गया जे जे क्वीन और किंग, ये चार। मतलब जे कितने होंगे? 4, क्वीन 4, 4 4 4, तो ये कितने हो गए टोटल? 12। तो ये आपके हो गए फेस कार्ड्स। ठीक है, नाउ अब कुछ होता है ऑनर्स कार्ड। ऑनर्स कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स में ये तीन फेस कार्ड तो होते ही, और साथ ही साथ एस को इंक्लूड कर दो आप, तो ये आपके ऑनर्स कार्ड हो गए। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 12 और 4 16। ठीक है, अब कुछ बोला जाता है नेव कार्ड्स। यदि कहीं आ जाए, नेव कार्ड्स जो होंगे वो आपके होंगे 10, जे और क्वीन, तो ये कितने हो गए? 12। आगे बात समझ में? तो यदि भूल गए हो तो रिकॉल कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। नाउ समथिंग like odds in favor and odds against. ओके, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या हो गया? ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर मतलब मान लो प्रोबेबिलिटी ऐसी लिखी है, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केसेस। तो फेवरेबल कितने हो गए इसमें? एम केसेस, और एन क्या हो गए? अनफेवरेबल, जो हमने लिखा भी है। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर वो हो जाएगा m/n, और ऑड्स अगेंस्ट ये आपका हो जाएगा n/m। मतलब फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल, ऑड्स इन फेवर, अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल, ऑड्स अगेंस्ट। तो जैसे किसी की प्रोबेबिलिटी आपसे बोला जाए कि 2/3 है, तो ऑड्स इन फेवर बताओ, तो वो हो जाएगा 2:3 - 2 1, क्योंकि 3 तो टोटल है। ऑड्स अगेंस्ट बोला जाए आपसे, तो वो हो जाएगा 1:2। आगे बात समझ में?
नाउ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो आप तो क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ गया, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। तो देखो अब इंडिपेंडेंट, अच्छा उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, देखो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में तो क्या होता है, बहुत ही अलग डेफिनेशन है उसकी, कि एक इवेंट हो गया तो दूसरा इम्पॉसिबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी, उसका क्या होता है, फाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, तो वो आपका सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में, बस आपको ये चेक करना है और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। अब इसको मैं जैसे बोलूँ आपसे कि एक बंदा कॉइन टॉस कर रहा है और एक डाइस थ्रो कर रहा है, तो कॉइन पर हेड आना और डाइस पर 2 आना, क्या दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, मतलब हेड आ रहा है और 2 भी आ रहा है, हेड आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो हेड और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इधर कॉइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम्स 2, डाइस को थ्रो करने पे टोटल 6, और फेवरेबल कितना हो गया, हेड, इधर हेड आना इधर 2 आना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। ठीक है, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि आउटकम टोटल 6 है, हमें 2 चाहिए, तो ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो आप तो ऐसे समझो कि इंडिपेंडेंट इवेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो इवेंट है, जैसे ए और बी हमने बोला, तो ए पर जो भी इवेंट आ रहा है, जो भी आउटकम आ रहा है, उसके आउटकम से बी पर जो आने वाला है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर जो बी पर आ रहा है उससे ए पर फर्क नहीं पड़े, ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। आगे बात समझ में, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, दो इवेंट है आपके पास ए और बी, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब ए पर जो आउटकम आ रहा है और बी पर जो आउटकम आ रहा है, तो ए पर जो भी आ रहा है उसको बी पर जो भी आना है उससे फर्क नहीं पड़ता कि ए पर क्या आया, और सिमिलरली बी पर जो भी आउटकम आ रहा है उसके आउटकम से ए के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया और डाइस को टॉस किया, डाइस को थ्रो किया, तो कॉइन पर हेड या टेल आए, उसके डाइस इस पे कुछ भी आए, उससे कुछ डाइस पर जो आउटकम आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये आपके इवेंट्स क्या कहलाएंगे, ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आगे बात समझ में, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बहुत ही अलग डेफिनेशन थी कि एक आउटकम आ गया, जैसे ए और बी दो इवेंट बोले हमने, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब आएगा कि यदि ए हो गया तो बी हो ही नहीं सकता, और बी हो गया तो कभी ए नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। ये आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इंडिपेंडेंट क्या हुआ कि एक होना या ना होना उसके दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, या दूसरे का होना या फिर ना होने से पहले पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ सेट थ्योरी से हम प्रोबेबिलिटी कैसे देखेंगे, इसी में आपका एडिशन थ्योरम भी है। जैसे मैं बोलूं कि दो इवेंट है ए और बी, ठीक है, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर सेट है ये आपका सैंपल स्पेस बना रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जैसे आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का ए हो और बी हो, ए और बी, मतलब ए भी हो, ओनली ए भी हो, ओनली बी भी हो, और दोनों भी होना चाहिए। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ में ए करता हूं, ध्यान से सुनना, ओनली ए वाला रीजन मैंने 1 बोला, ओनली ए वाला मतलब इतना पार्ट, ठीक है। ओनली बी वाला रीजन इसको मैंने बोला 2, और जो दोनों हो रहा है उसको बोला रीजन 3, और जो बाहर वाला है उसको बोला 4। तो इसमें कौन कौन सा रीजन आपको समझ में आता है कि ए और बी में मतलब कौन कौन सा होना चाहिए, 1 + 2 + 3, ये तीनों रीजन होना चाहिए। बट ए आपने जब ऐड किया तो कौन कौन सा रीजन आ गया, 1 और 3, बी जब किया तो कौन सा आ गया, 2 और 3, तो 3 तो आना चाहिए, बट 3 इसमें कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें 2 बार, हमें कितनी बार चाहिए था, 1 बार, तो आपको एक बार वो माइनस करना पड़ेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन हो गया, 3, तो एक बार आपने ये माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, 1 2 3 आ गया क्या। तो जब हम 3 सेट के लिए देखेंगे तब भी ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी की प्रोबेबिलिटी। और आपसे ऐसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या होता है कि ओनली ए हो, ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब कि ए हो और बी बार ना हो, इसका मतलब ओनली ए वाला रीजन आ गया, मतलब हमें कौन सा चाहिए, ओनली रीजन 1,
तो ये जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। इसमें आपने कौन कौन सा ऐड किया, 1 और 3, तो इसमें से आपको कौन सा रीजन माइनस करना पड़ेगा, 3, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका हो गया ओनली ए का, ऐसे ओनली बी का लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते हैं ऐसे भी है, ए माइनस बी, मतलब ए बट नॉट बी, ठीक है। अब इसी में यदि मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए, मतलब इवेंट्स कैसे हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या कहने का मतलब है कि ऐसा हो जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन बी 5 है तो इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये आपका एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें सभी आपको बता ही दिया है ना। अच्छा, ए यूनियन बी वालों को एक बार फिर से समझ लो। इसमें क्या हमने बोला, ए और बी, और इसको ऐसे बोलते हैं कि ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम ए और बी। तो इसमें क्या, ए यूनियन बी में क्या हो रहा है, रीजन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसमें ओनली ए वाला भी आ गया, ओनली बी वाला भी आ गया, और ए और बी दोनों हो रहे, वो भी आ रहा है। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स ए और बी, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 1 भी आ गया कि ओनली ए ओनली बी हो रहा है, और एग्जैक्टली 2 भी आ गया कि दोनों हो रहे हैं। अब 3 की तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि 2 इवेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना, आप आगे सब आपको काम आएगा। अच्छा, अब इसी में समझ लो, आप कुछ नोट करके लिख सकते हो, जैसे ये नोट लिखवाया आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐसा होगा। और दूसरा, यदि हमें बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी यदि 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, 1। कब बोल सकते हैं इसको, जब ए और बी आपका सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी पूरा मिलके आपको सैंपल स्पेस बना रहे हैं। जैसे ए ये पूरा पार्ट हो गया, बी ये, तो पूरा मिलके क्या हो गया, सैंपल स्पेस। वही सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और इन जनरल यदि हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। उसमें से हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो, मतलब ए यूनियन बी का यदि प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब कौन सा रीजन हो गया, एक बार फिर से देखो, मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो 1 माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, ये बाहर वाला रीजन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी 1 में से, तो ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना। मतलब आपसे ये बोला जाता है कि एक इवेंट आपका हो रहा है, उसके बाद आप ये बताओ दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं बोलूं कि ये आपका इवेंट बी हो चुका है, तब आप ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ में आया कि नहीं। मैं जैसे आपसे बोलूं कि एक डाइस को थ्रो करने पे मान लो आउटकम्स आपके आ रहे हैं 1 2 3 5 ऐसे आ रहे हैं। इवेंट 2 डिफाइन किया, या इसको हम बोल दे इवेंट बी बोल दे डायग्राम के हिसाब से, इसको इवेंट ए बोल दे। तो इवेंट ए है कि डाइस को थ्रो करने पे प्राइम नंबर आए, इवन प्राइम नंबर आए। इवन प्राइम कौन सा हो गया आपका, 2। तो आपको कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सबसे पहले तो इसको समझो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बी आपका हो गया है, बी हो चुका है, उसके बाद बी हो गया है, तो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये आपका कहलाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो नीचे लिखा हुआ, तो इसको पढ़ेंगे क्या, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी आपका हो चुका है, तब ए की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो जैसे यहां पे बोलूं कि ये आउट बी इवेंट हो चुका है, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई है। तो एक डाइस को आपने रोल किया, तो आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं, 1 से 6 तक। तो बी में कौन कौन से अवेलेबल है, 1 3 5 और 2, और ए में कौन सा अवेलेबल है, ये। जैसे मान लो 2 को हमने ऐसे बोल दिया, 2 और 6 हो गया, तो 6 इधर आ जाएगा, बचा कौन, 4, वो बाहर आ गया, ठीक है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो ये ऐसे काम करेगा।
तो इसको कैसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब आपका बी हो चुका है, उसके बाद ये बताओ कि ए भी हो रहा है जब बी हो गया है। तो ये क्या हो गया कि जब बी आपका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो वो वाला एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे जो ए में भी जो बी में आ रहा है और साथ ही साथ ए में आ रहा है, अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो ये आपका ऐसा काम करेगा। तो यदि हम यहाँ लिखना चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो बी आपका हो चुका है, बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6, टोटल 4 एलिमेंट है, ए होने की प्रोबेबिलिटी 2/6, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/2। ये हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहीं से निकल के आता है मल्टीप्लीकेशन रूल। जैसे मैं बोलूं कि ए और बी दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ए गिवन बी हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बी गिवन ए क्या होगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे कौन सा आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब ए आपका हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से ध्यान से समझो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि ए आपका हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी बताओ कब, जब ए हो चुका है। आगे बात समझ में? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक 52 प्लेइंग कार्ड्स में आपका एक एस निकल चुका है, उसके बाद बताओ कि नंबर 10 कार्ड्स निकलेंगे, मतलब आपने 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, कि एस आ गया उसके बाद बताओ कि 10 आ जाए, या फिर कुछ ऐसा बोलो किंग आ जाए, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं 10 में भी। तो ये हो गया कि एस आ जाए और साथ ही साथ उसके बाद क्या आ जाए, किंग आ जाए। तो पहले एस आ गया, एस आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल एस 4 कार्ड्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अब आपके पास ये हो चुका है, कौन, एस निकल गया, एक कार्ड निकल गया, बचे कितने कार्ड, 51 कार्ड। तो 51 कार्ड्स में किंग कितने होंगे, 4, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी की, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन रूल हम यूज करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ए गिवन बी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसी में ये फिर हम बता दिया मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अच्छा, अब ये जब डिफाइन होगा जब ये नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस है डिनोमिनेटर में आ रहा है तब, है ना। ये भी नॉन जीरो होगा तभी हम लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा किस, कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 तक जाएगी। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब वो है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब है कि वो श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी जो 0 से 1 के बाहर जा ही नहीं सकती, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जितना 1 के करीब है वो उतना उसके होने के चांसेस उतने ज्यादा है, ठीक है। अब इसी में यदि हम देखें कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा, वो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन पी ए इंटू पीवी, पीवी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पी ए। अगेन पीवी इज नॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉन जीरो तब। और सिंपली ऐसे ही बी गिवन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, कैसे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, यदि दोनों इंडिपेंडेंट है तो एक के होने या ना होने से दूसरे में फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी आपका हो या ना हो, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होगी। आगे बात समझ में? मैथमेटिकली भी हमने देख लिया, यहाँ पे उससे भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात यदि चली है तो हम और भी देख लेते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, ओके।
यदि हम इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें कि यदि दो इवेंट ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है तो क्या होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, है ना। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि दो इवेंट यदि इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होना चाहिए। तो एक बी की जगह हम मान लो एक्स और वाई रख दिया, क्योंकि ए और बी हम आगे यूज करेंगे इसलिए। तो दो इवेंट यदि इंडिपेंडेंट है तो हमेशा ऐसा होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है, इफ दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ए और बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी ये भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे? बहुत ही सिंपल। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूं, ये वाला ले लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, यदि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी यदि हम सेट से समझे इसको, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हटाना है। और ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। सो हेंस प्रूफ। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी, ए बी डैश, ए डैश बी डैश ये भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है। नाउ अभी तक हमने देखे थे कि दो सेट्स है ना। अब नंबर ऑफ सेट्स यदि हम 3 कर दे, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ सेट्स आपके पास ए हो गया, बी हो गया एंड देन सी हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम ए की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा हो गया, ओनली ए वाला, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन हो रहा है, ए हो रहा है। तो इसको, इस रीजन को हमने बोल दिया 1। ओनली बी वाला मतलब ये वाला पार्ट इतना, इसको 2 बोल दिया, और इसको हटा दे तो इसको बोल दिया 3, ओनली सी वाला पार्ट। ठीक है। और ओनली ए एंड बी हो रहा है उसको हमने बोल दिया रीजन 2। रीजन 2 बोलने का मतलब ये इसको नहीं लिया है, क्योंकि ये किस में आएगा, तीनों में आएगा। तो इसको हमने बोला रीजन नंबर 1 2 3 के बाद 4। सिमिलरली इसको बोल दिया 5, इसको बोल दिया 6। ठीक है। और जो तीनों हो रहे हैं ए बी सी, तीनों एक साथ कब होंगे, जब तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है भाई, ये वाला, इसको बोल दिया हमने रीजन नंबर 7। ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि ए बी सी 3 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर ऐसा बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी और सी। तो कम से कम एक होने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक हो जाए, मतलब ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, या फिर एग्जैक्टली 2 हो जाए, मतलब ए और बी एग्जैक्टली ए एंड बी हो जाए, बी एंड सी हो जाए, ए एंड सी हो जाए, और प्लस एग्जैक्टली 3 हो जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब तीनों कम होंगे जब रीजन 7 आ जाए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही हो, मतलब ओनली ए ओनली बी ओनली सी, मतलब कौन सा रीजन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, एग्जैक्टली 2 हो जाए, मतलब ए और बी में से ए और बी दोनों हो जाए, तो वो कौन सा रीजन हो गया, 4। बी और सी हो जाए उसको हमने बोला है 6, और ए और सी हो जाए उसको हमने बोला रीजन 5, और तीनों हो जाए मतलब वो रीजन 7 हो जाए। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे भाई, मैंने ए की प्रोबेबिलिटी ऐड करी, बी की प्रोबेबिलिटी ऐड करी, और सी की प्रोबेबिलिटी ऐड करी। तो ए में किस किस की प्रोबेबिलिटी आ गई, कौन कौन सा रीजन आ गया, वो आ गया 1 4 5 और 7। बी में कौन कौन सा आ गया, बी में आ गया आपका 2 4 7 6। सी में कौन कौन सा आ गया, वो आ गया 3 5 7 एंड 6। ठीक है, हमें ये चाहिए ध्यान रखना। तो इसमें से हमने क्या किया, अब ऐसे समझो, ए और बी को ऐड किया तो ये जो दोनों का कॉमन है कितनी बार आ गया, 2 बार रीजन आ गया ये वाला, जैसे हमने 2 सेट में देखा था वैसे ही। तो हमें ये वाला रीजन एक बार माइनस करना पड़ेगा, वो सिंपली क्या लिखा होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो कॉमन रीजन है, जब ए को ऐड किया बी को ऐड किया तो कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार। ऐड कितनी बार करना था, एक बार, तो एक बार माइनस कर दिया। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी को एक बार माइनस किया, और सी इंटरसेक्शन ए को माइनस किया। ठीक है। अब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसका, जो तीनों का इंटरसेक्शन है। या फिर आप यहां से समझो, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा रीजन आ गया, 4 और 7। बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा आ गया, 6 7। सी इंटरसेक्शन ए में कौन सा आ गया, 5 और 7। अब थोड़ा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात कर लेते हैं कि जब पी ए पी बी पी सी आपने ऐड किया तो ये रीजन कितनी बार ऐड हुआ, 3 बार। ए इंटरसेक्शन बी
माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है, तो हर एक में ये रीजन कितनी बार आ रहा है, एक एक बार। तो आपने 3 बार तो ऐड कर दिया, 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। चाहिए कितनी बार था, एक बार, तो आपको अलग से एक बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आप समझो कि रीजन कौन सा हो गया, 7। तो मैं 1 2 3 की बात करूं, जैसे 1 जो है एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, ठीक है। 4 की बात करो तो 4 एक बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया, एक बार, तो 4 एक ही बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ये सब एक बार। 5 के लिए भी सिमिलरली ये होगा, 6 के लिए। 7 के लिए देखें तो एक बार, 2 बार, 3 बार ऐड कर दिया और 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें तो चाहिए था एक बार, तो इसलिए एक्स्ट्रा एक बार ऐड किया, तो वो भी कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में। ऐसे ही आप फॉर्मूला याद रखना, रट्टा मत मार लेना, रट्टा मारोगे गड़बड़ हो सकती है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कन्वर्ट याद रख सकते हो, पीए का समेशन मतलब पीए प्लस बी प्लस पीसी माइनस समेशन ऑफ पीए इंटरसेक्शन बी, मतलब तीनों का समेशन, प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1, मतलब या तो ओनली ए हो, ओनली बी हो, ओनली सी हो, मतलब कौन कौन सा रीजन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये चाहिए हमें। तो मैंने पीए पीवी पीसी को ऐड कर दिया, ये तो करने पड़ेगा, 1 2 3 चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन कितनी बार आ गया, पी और पीवी को ऐड किया तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। हमें चाहिए कितनी बार, एक बार भी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन है। हमें तो एग्जैक्टली 1 चाहिए, या तो 1 रीजन चाहिए या 2 चाहिए, तो 2 बार आपको माइनस करना पड़ेगा। कर दिया। अब इसमें आप समझो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात, जब तीनों को ऐड किया तो ये जो 7 वाला पोर्शन है ये 3 बार ऐड हुआ, और ए इंटरसेक्शन बी आपने माइनस किया तो वो 2 बार माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला रीजन कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी में 2 बार, सी इंटरसेक्शन ए में 2 बार, तो 3 बार आपने ऐड किया है और माइनस कितनी बार कर दिया, 2 2 2 ऐसे 6 टाइम्स। तो हमें 7 रीजन कितनी बार चाहिए, एक बार भी नहीं, बट न्यूट्रल करने के लिए हमें 3 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करेंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा ये। तो 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर दिया। तो ये हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 इवेंट आउट ऑफ ए बी और सी। क्लियर है। अब इसी में यदि बोलो, इतना समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 इवेंट्स, मतलब एक ही साथ ए बी हो या बी सी हो या सी ए हो, एटलीस्ट 2 बोला है, मतलब इसमें वो वाला केस भी आ गया कि एग्जैक्टली 2 हो रहा है प्लस एग्जैक्टली 3 हो रहा है। तो एटलीस्ट 2 के लिए कौन कौन सा करेंगे, हमें कौन कौन सा रीजन चाहिए, सबसे पहले तो ये समझो कि 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए और 7 भी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2 इवेंट बोला है। तो 4 5 6 7 के लिए हमने क्या किया, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें आप समझो कि 7 वाला जो है कितनी बार ऐड हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 7 को आपने 3 बार ऐड किया, चाहिए कितनी बार, एक बार, तो आपको 2 बार माइनस करना पड़ेगा। And similarly then probability of at least 2 event बोला ना, अब हम बोले कि probability of happening of exactly 2 event, exactly 2 event मतलब कौन कौन सा रीजन चाहिए आपको, only A B 4 5 और 6। तो इसमें समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया, ठीक है। तो 7 कितनी बार ऐड किया आपने, इसमें 3 बार, चाहिए कितनी बार, एक बार भी नहीं, तो 3 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कब, जब आप लेक्चर देख लोगे उसके बाद, है ना, अभी तो नहीं पूछ सकते ऑब्वियस है। क्या भाई यहाँ तक क्लियर है। यदि हम इसको देखें, यदि वेन डायग्राम में इसको शो करें, तो ये आपसे पूछा जा रहा है ऐसा, ये 3 इवेंट है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा। इधर क्या पूछा गया था, एग्जैक्टली 1, मतलब सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला और सिर्फ ये वाला। इसमें एटलीस्ट 2 इवेंट बोला गया है, तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये हुआ ये वाला, कौन सा, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये तो एग्जैक्टली 2 हो गया, और ये साथ ही साथ ये। और इसमें बोलने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली 2 हो रहा है, मतलब ये वाला कॉमन रीजन, ये वाला कॉमन पार्ट और ये वाला कॉमन पार्ट। बात क्लियर है। अब कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, या कुछ पॉइंट करके हम लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहो कि 3 इवेंट है ए बी सी, वो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
ठीक है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि एबीसी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। आगे बात समझ में, जैसे हम बोले कि ए बी सी आपके पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन दिस इंप्लाइज दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब एबीसी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं, बट एबीसी यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दैट डजंट इंप्लाई दैट एबीसी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बोलने का मतलब क्या था कि जैसे मैं बोलूं कि ए बी सी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि किसी में दो में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ऐसा इवेंट हो गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो भी 5 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बट एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो वहां से हम पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते। कारण यदि मैं ये वाला केस ले लूं कि ए और बी में तो कॉमन है, बट ये ऐसा हो जाए, मतलब ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, सी, ए और सी में ये कॉमन पार्ट है और ए और बी और सी में ये कॉमन पार्ट है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो 5 है आपका, बट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं है, क्योंकि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, सब 5 होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है क्या? नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये केस भी हो सकता है, इसमें भी वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो है, तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, बट पेयर वाइज है कि इनका इंटरसेक्शन 5 है, इनका और इनका, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो एबीसी यदि पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, बट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो हम जरूरी नहीं है, मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, हो भी सकता है, मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है बट और पेयर वाइज भी है, बट इन जनरल तो नहीं है ना, हर एक केस में तो नहीं बोल सकते ना कि वो पेयर वाइज भी होंगे। ये बात है, क्लियर? अब एक और पॉइंट है अपना आगे कि एबीसी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। यदि एबीसी आपके पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हुए, इफ एबीसी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, देन it does not imply that they are mutually independent। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अच्छा म्यूचुअल पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये यदि तीनों 5 होंगे, 5 हो, तब ये पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो? 5। तो ये यदि है तो ये हो गई होगा, बट ये है तो जरूरी नहीं हो कि ये तीनों हो, वही लिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इस केस में देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 5 है, बट ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है क्या? नहीं है, तो वही बोला गया है। क्लियर है? वो तो हो गया सब। अब हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं कि ए बी सी यदि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी होगा। ये क्या होगा? पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगा सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। तो यदि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आपका पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर है, कोई मतलब नहीं ऐसा बोलना। तो ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो यदि किसी को भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना है तो ये जो चारों आपके सामने एक्सप्रेशन लिखे हैं, चारों होल्ड करना है, किसके लिए? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए। आगे बात समझ में, यदि 3 इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। चारों में से एक भी नहीं होल्ड कर रहा है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। चारों होल्ड कर रहे हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट में आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको तो इतना ही करना है बस। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आप तो जैसे ए और बी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो, वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है, तो वो इंडिपेंडेंट है, बात खत्म। 3 इवेंट की बात करना है, यदि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। ये तीनों हो गए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला कि एबीसी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, मतलब ये तीनों होल्ड कर रहा है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट हो गया होगा? क्या तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे क्या एबीसी? तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके।